आज देश में हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज से जूझ रहा है। कुछ लोग दवाओं पर निर्भर हैं तो कुछ डर की वजह से खाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि डायबिटीज में भोजन दुश्मन नहीं, अगर सही तरीके से चुना जाए तो वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का स्पेशल शो द फूड शो और आज हम बात कर रहे हैं द हेल्दी प्लेट में डाइट फॉर डायबिटीज की। हम जानेंगे कि डायबिटीज यानी शुगर के मरीज अपनी थाली में क्या शामिल करें और किन बातों का ध्यान रखें। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली और एम्स आयुर्वेदा की आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर निकिता आज हमें बताएंगी कि डायबिटीज सिर्फ दवा से नहीं, अनुशासित आहार से भी नियंत्रित की जा सकती है। आइए उनका स्वागत करें। नमस्कार डॉक्टर निकिता। डॉक्टर निकिता, फूड शो के इस हेल्दी प्लेट अंक में हम बात कर रहे हैं डाइट फॉर डायबिटीज की। पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि डायबिटीज आखिर होता कैसे है, क्या फूड इसके पीछे एक रीजन हो सकता है? पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि संसद टीवी की तरफ से ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है द हेल्दी प्लेट का, इससे जनमानस में एक अवेयरनेस फैलेगी। और जैसे कि हम खुद ही जानते हैं कि इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, राइट। तो अब वास्तव में समय आ चुका है कि हम जन सामान्य में ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि डायबिटीज़ होता क्यों है और क्या क्या तरीके हैं कि हम डायबिटीज़ से निजात पा सकते हैं। तो अगर डायबिटीज़ को देखा जाए तो डायबिटीज़ का जो मुख्य कारण है वो दो निकल कर आता है। एक तो आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं होना और एक आपकी खाने की आदतें ठीक से नहीं होना। ये डायबिटीज़ के मुख्य कारण हैं। क्योंकि अभी हमने देखा है तो कुछ समय में बहुत सारा वेस्टर्नाइजेशन हुआ है। सब इंसान को सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। इस जल्दी जल्दी के चक्कर में वो कहीं ना कहीं जो हेल्दी लाइफस्टाइल है और हेल्दी डाइट है उसको भूलता चला जा रहा है। पीछे कुछ आंकड़ों को देखा जाए तो इससे पता चलता है हमें कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादातर ठीक प्रकार से नहीं खाना, ठीक समय पे नहीं खाना और ठीक तरीके से नहीं खाना, ये बहुत ज़्यादा कारण उभर कर आए हैं डायबिटीज़ होने के लिए। आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद में क्लियरली बोला गया है, आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्य उदकानुप्रसा पयांसी नवानपानम गुड़ वैकृतम च सर्वम। तो आयुर्वेद में भी सबसे पहले आस्य सुखम और स्वप्न सुखम यानी कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल, द लाइफस्टाइल जिसमें प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, जो वो लाइफस्टाइल जिसमें किसी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसको मुख्य कारण माना गया है डायबिटीज़ होने में। दूसरा जो कारण माना गया है वो आहार माना गया है। आहार में भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बने हुए विकार है, शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, ये मेन कारण है डायबिटीज़ होने के। तो सिर्फ क्या खाना है ये नहीं ज़रूरी है, पर कैसे खाना है और कितना खाना है ये डायबिटीज़ में ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर निकिता, अक्सर मैंने लोगों से ये कहते हुए सुना है कि देखिए सिर्फ चीनी मायने नहीं रखती, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये कार्ब्स जो हैं ये हमारे शुगर के पीछे वजह हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई मधुमेह से पीड़ित है तो वो क्या कार्बोहाइड्रेट्स खाना बिल्कुल छोड़ दे? नहीं, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स खाना है कि नहीं खाना है, रिफाइंड शुगर या शुगर प्रोडक्ट्स लेना है कि नहीं लेना है, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एक वर्ड आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। हर एक कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये वो इंडेक्स होता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स होता है, 0 से लेकर 100 तक का। तो बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें ये बताता है कि खाने के पाचन के बाद में जो ग्लूकोज बन के आने वाला है वो कितनी जल्दी हमारे शुगर में आने वाला है, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे कि आपने बात उठाई है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनके डाइजेस्ट होने की वजह से क्या होता है ना, जो ग्लूकोज बनता है डाइजेशन के बाद में वो बहुत जल्दी ब्लड में आ जाता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये डाइजेस्ट होने में उतना ही टाइम लेते हैं और बहुत जल्दी ये ग्लूकोज या शुगर आप मान लीजिए उसको ब्लड में नहीं बढ़ने देते हैं। तीसरा आता है बिल्कुल एकदम ऐसे हाईली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, जो कि वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं लेकिन हमारी गट माइक्रोबायोटा में जाकर हमारे जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उसको फीड करते हैं और फाइबर का बल्क बनाते हैं। तो अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर ऐसा बोला जाए कि डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट लेना ही नहीं है, तो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एब्सोल्युटली, इट इज़ अ फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स को एकदम मना नहीं करते। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स लेना भी है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और एक नॉन डाइजेस्टिबल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं
वो हम रिकमेंड करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को। ये तो टर्मिनोलॉजीज हो गई, साधारण भाषा में समझाइए। जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं, होल ग्रेन्स आ गया, बाजरा आ गया, मिलेट्स आ गया, श्री अन्न आ गया, चना आ गया, रागी आ गया, और फाइबर, और जो नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उसमें वो फाइबर्स वो होते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल्स के थ्रू मिलते हैं, फ्रूट्स के थ्रू मिलते हैं, और हमें हमारे ग्रेन्स के थ्रू भी मिलते हैं, जैसे लेंटिल्स हो गया, दालें होगी, लेग्यूम्स हो गए, ये सब वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अगर उनको डायबिटीज़ भी है तो भी वो ले सकते हैं। बट फिर ले भी सकते हैं तो उनकी फिर हमें मात्रा भी निर्धारित करनी होती है कि वो कितना ले सकते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगला सवाल भी मेरा यही है कि हम कह रहे हैं कि हर घर में एक आपको डायबिटीज़ का मरीज़ मिल जाएगा, बहुत आम हो चुका है। लेकिन होता क्या है कि घर में जब पकवान बनते हैं तो अक्सर ये भी बात होती है कि अरे वो तो डायबिटिक हैं, उनको हम खीर नहीं दे सकते, अरे वो मीठा तो नहीं खाएंगे, अरे चाय में चीनी नहीं डालनी। परहेज़ तो बहुत हैं, लेकिन सही मायने में ये कोई नहीं जानता कि वो कौन सा अनाज है जो वो खा सकते हैं, जिसे खाने से उनको कोई नुकसान नहीं होगा, या फिर वो अनाज शायद एक ट्रीटमेंट का काम भी कर सकता है। तो मैं उस अनाज के बारे में जानना चाहती हूँ कि एक डायबिटिक का मरीज़ अपने आप को मरीज़ ना समझे, नॉर्मल जीवन जीना चाहे, तो क्या वो खाए, वो क्या वो अनाज हो, क्या उनकी थाली में शामिल हो, क्या वो फल हों, और वो कितनी मात्रा में खाएं कि जो उनका जीवन है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। देखिए, डायबिटीज़ हो जाना बेसिकली इंसान को ये नहीं समझना है कि मैं रोगग्रस्त हो गया हूँ। बेसिकली उसके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको पता चल गया है कि अब मेरा कुछ खाना पीना ठीक तरीके से नहीं चल रहा है और अब मुझे सजग हो जाना है, अब मुझे अलर्ट हो जाना है कि मैं इसको ठीक करूं। तो डायबिटीज़ को एक बीमारी ने समझ के एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए कि अब मुझे थोड़ा सा विजिलेंट हो जाना है अपने खाने पीने को लेकर। हाँ, तो अब खाने पीने में आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी आएंगे, प्रोटीन्स भी आएंगे, फैट्स भी आएंगे, और फ्रूट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्म करता है आपके खाने का। तो जैसे कि आपने बात करी कौन से हमको कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, ठीक है, तो बेसिकली हमारे इंडियन क्यूजीन में ये चीज़ बहुत फ्रीक्वेंट है कि हमारी जो थाली होनी चाहिए ना वो बहुत कलरफुल होनी चाहिए, क्योंकि यदि वो कलरफुल नहीं होगी तो खाने में देखने का भी मज़ा नहीं आएगा और हमें खाने का भी मज़ा नहीं आएगा। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को बोल जाता है ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या खाना है। तो जैसे कि बात करी जाती है कि अगर हमें प्रॉपर अनाज देखना है तो अनाज कौन सा लेना है, अनाज वो लेना है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर, बहुत ज़्यादा रेशे हो, क्योंकि रेशे क्या करते हैं ना, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्लो होगा तो ब्लड में ग्लूकोज बहुत जल्दी से नहीं जाएगा, तो शुगर बहुत जल्दी स्पाइक नहीं करेगी। हाँ, तो ऐसे दाने जिसको होल ग्रेन्स बोलते हैं, जिसमें मैंने पहले ही बताया बाजरा, रागी, मिलेट्स, अभी उसका बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिसको श्री अन्न बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। मल्टीग्रेन जो आटा आजकल बहुत फेमस है, किसी भी आटा चक्की पे जाकर आप उसको बोलोगे तो वो खुद से ही उसको पता है कि वो मल्टीग्रेन में क्या क्या डालना है, क्योंकि जो प्रॉपर गेहूं का आटा है उसका देखा गया है कि जो व्हीट होता है ना उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत जल्दी शुगर को शूट अप करता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली ऑफ व्हीट आटा, आप मल्टीग्रेन आटा ले लो जिसमें चना, बाजरा, रागी, मिलेट्स ये ले सकते हो। इससे आपको प्रोटीन सोर्स भी अच्छा मिलेगा, फाइबर्स मिलेंगे, तो आपका डाइजेशन भी प्रॉपर से होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। फिर दूसरी बात आती है वेजिटेबल्स की। तो एक चीज़ कांस्टेंट है, वेजिटेबल्स भी हमको वो लेनी है जिसमें फाइबर्स ज़्यादा हो। फाइबर्स में कौन सी, सबसे पहले लीफी वेजिटेबल्स हम देखें तो स्पिनच, पालक, वो बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का भी और फाइबर का भी। उसके साथ साथ आप ले सकते हैं लौकी, पत्ता गोभी, कुकुम्बर सैलड में, ठीक है। तो लेकिन कोशिश ये करनी है कि यदि या तो आप नॉर्मली क्या करें, जो सब्जी जैसी पकाई जा रही है वैसे ही लें, लेकिन यदि आपको आदत है सिर्फ सब्जी लेने की तो आप उसको थोड़ा सा सॉटे करके या थोड़ा सा बॉईल करके ले सकते हैं, ठीक है। कच्ची सब्जी या कच्ची सैलड हम डायबिटीज़ के पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि डायबिटीज़ में ऑलरेडी अग्नि बहुत कम हो जाती है, और यदि हम उसको सैलड या कच्ची सब्जी देंगे तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको पचाना। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हो कि इन वेजिटेबल्स को, इन सैलड्स को थोड़ा सा सॉटे करके या फिर थोड़ा सा बॉईल करके आप ले सकते हो। तो ये वेजिटेबल्स मैंने, इसके अलावा आप कुकुम्बर बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर्स का, ये आप ले सकते हैं। फ्रूट्स की यदि हम बात करें तो फ्रूट्स में भी जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट को फ्रूट्स बहुत देखकर या बहुत ध्यान से खाने चाहिए, बहुत भ्रम रहता है फलों को लेकर लोगों में। सारे फ्रूट्स डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए नहीं बने हुए, तो कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ये चेक करना है कि आप कौन सा फ्रूट जो भी ले रहे हो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है।
नॉर्मली 50 से कम यदि किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो वो हम रिकमेंड कर देते हैं पेशेंट को कि आपको वो लेना है ना, क्योंकि हम एकदम से मना नहीं कर सकते किसी भी डायबिटीज के पेशेंट को कि आपको फ्रूट्स लेना ही नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी है आपको हर दिन। बिल्कुल। ये जो फ्रूट्स हैं इनमें दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दे हैव ट्रेस एलिमेंट्स, और उनके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, और वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी इम्यूनिटी के लिए। क्योंकि यदि आप डायबिटीज़ देखेंगे तो डायबिटीज़ सिर्फ एक शुगर की बीमारी नहीं है, वो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, चाहे वो आपकी आई हेल्थ हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे आपका ब्रेन हेल्थ हो। और ये देखा भी जाता है कि डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो इससे बहुत सारे ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो हमें हमारी इम्यूनिटी लेवल भी चेक करना है कि इससे हमारी इम्यूनिटी भी प्रॉपर है। तो फ्रूट्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से इम्यूनिटी हमें इंश्योर करनी होती है। तो अगर हम डायबिटीज़ की बात करें और स्पेसिफिकली सिर्फ डायबिटीज़ के लिए रिकमेंड करें कि कौन से फ्रूट्स है, तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एप्पल। हाँ, एप्पल नॉर्मली कहते हैं कि एप्पल जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 से कम होता है तो आप ले सकते हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें एक पेक्टिन भी होता है, तो वो पेक्टिन भी क्या डाइजेशन को एड करता है। आप ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो। बहुत सारी बेरीज आती है जो ब्लू बेरीज होती है, इसमें मैं विशेष तौर पे जो आंवला आप जानते होंगे, आंवला इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड इट इज़ वेरी रिकमेंडेड इन डायबिटीज़। क्योंकि आंवला तो आयुर्वेद में एग्जैक्टली बोला ही गया है कि निशा आमलकी, यानी कि निशा यानी कि हरिद्रा और आमलकी, ये दोनों यदि साथ में डायबिटीज़ के पेशेंट को लिया जाए तो उसका ब्लड शुगर बहुत कंट्रोल रहता है। तो आई विल रिकमेंड कि हर एक डायबिटिक पेशेंट को दिन में कम से कम एक बार आंवला ज़रूर ही लेना चाहिए, इन विच एवर फॉर्म। मैम, इसका भी कोई समय है? आंवला तो कभी, फ्रूट्स नॉर्मली देखा जाता है ना कि समय, आप अगर इस पे बात करें कि फ्रूट्स लेने का सिर्फ स्पेसिफिकली समय कौन सा है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि सिर्फ ब्रेकफास्ट में आप सिर्फ फ्रूट्स लो। आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि ब्रेकफास्ट और आपके लंच के बीच में, या ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आप फ्रूट्स लो, या फिर आप इवनिंग स्नैक्स में फ्रूट्स ले सकते हो। अगर सिर्फ आंवले की बात करें तो आंवला पित्त शामक होता है, शीत वीर्य होता है, तो उसको आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, या उसको आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक बिल्कुल ले सकते हो डायबिटीज़ के केस में। दूसरा हम बात करते हैं, और जो फ्रूट्स की हम बात करें तो बेरीज आप ले सकते हो, आप स्ट्रॉबेरीज ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत जल्दी शुगर को स्पाइक अप नहीं होने देते हैं। आप कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने हैं, उसमें सबसे पहले मैं बोलूँगी राइप बनाना, क्योंकि राइप बनाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। पाइनएप्पल, वो बहुत जल्दी शूट अप करता है जो ब्लड ग्लूकोज है उसको। इसके अलावा पपाया, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स है जो कि मैं, यदि आपको लेना है तो सर्विंग थोड़ा कम कर लो, और बाकी जो फ्रूट्स मैंने बताए हैं वो फ्रूट, जैसे एप्पल हो गया, बेरीज हो गया, उसके बाद आपके गूसबेरीज हो गया, आंवला तो नॉर्मली आप हर दिन ले सकते हो, और सिर्फ डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं, वो तो कोई भी इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिजीज़ वो ले सकता है। तो कोशिश ये करें कि पूरे दिन भर में या तो 2 सर्विंग फ्रूट्स, इससे ज़्यादा आप फ्रूट्स डायबिटीज़ में नहीं लें। और यदि आप ले रहे हैं तो फिर आप देखिए कि बाकी जगह से जो आपका शुगर इंटेक है वो थोड़ा कम हो, अगर आप शुगर ले रहे हैं तो। मैम, आपने कहा कि जैसे हम सैलेड्स की बात करते हैं, आपने कहा कि सैलेड्स को थोड़ा सॉटे कर लें। अगर डायबिटीज़ का केस है तो आप एक कच्चा ना लें। फ्रूट्स के केस में क्या हम लोग कच्चे फ्रूट्स खा सकते हैं, या फ्रूट्स में भी कुछ करना ज़रूरी रहता है? फ्रूट्स में डायबिटीज़ में हमें देखना है, क्योंकि शुगर बहुत जल्दी स्पाइक होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो वही होल फ्रूट लेना है, फ्रूट जूसेस नहीं लेना है। क्योंकि जहाँ हम होल फ्रूट लेते हैं विद द पील, उसमें क्या होता है, हमें फ्रूट के साथ साथ उसके न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स भी मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, और साथ में हमको फाइबर भी मिलता है। और यदि हम सिर्फ प्रॉपर एक जूस निकाल के ले ले तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा उसको शुगर कंटेंट को अलग कर रहे हैं, उसके फाइबर को अलग कर रहे हैं। तो यदि हम सिर्फ फ्रेश जूस ले रहे हैं तो हम सिर्फ अपनी बॉडी को सिर्फ शुगर दे रहे हैं, फाइबर नहीं दे रहे हैं। तो जब शुगर जा रहे हैं बॉडी में तो वो क्या करेगा, बहुत इंस्टेंटली ब्लड ग्लूकोज रेस करेगा, और फिर आपको शुगर का स्पाइक होने का चांसेस बढ़ेगा। तो फ्रूट के केस में इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप होल फ्रूट ले, और फ्रूट जूसेस जो है उसको बिल्कुल एकदम अवॉइड कर ले। और सिर्फ फ्रूट जूसेस, ऐसा नहीं कि बाहर के फ्रूट जूसेस, घर में भी यदि फ्रूट जूस बना के आप सोच रहे कि यू आर टेकिंग हेल्दी, तो वो गलत है। मतलब कुल मिला के जो फ्रूट जूस हैं वो डायबिटीज़ के लिए अच्छा नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आपको बिल्कुल भी फ्रूट जूस डायबिटीज़ के केस में, किसी भी केस में नहीं लेना है। किसी भी कुछ भी ऐड वैड करके कि हम ये डाल देंगे, हम वो डाल देंगे, वो नहीं। आपको फ्रूट जूस लेना ही नहीं है। अगर आपको फ्रूट लेना है, पहली बात तो लेना ही है डेफिनेटली, फाइबर के साथ लेना है, और लेना है तो होल फ्रूट लेना है। अच्छा, कुछ भ्रांति है मैम, आपने कहा कि डायबिटीज़ के जो लोग हैं वो एप्पल खा सकते हैं, क्या वो एप्पल रेगुलर खा सकते हैं? एक सवाल तो ये रहेगा। दूसरा, जो एप्पल है आपने कहा कि फुल होल फ्रूट खाना है, पूरा का पूरा सेब आपको खाना है, तो उसमें छिलके का भी एक अहम रोल है।
कई लोग कहते हैं कि हम छिलके के साथ सेब खा सकते हैं और कई लोग कहते हैं कि छिलका हटाना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये समझना चाहती हूँ, ये बहुत कन्फ्यूजन है कि छिलका क्या हमारे शरीर के लिए ठीक है या उसे हटाना ज़रूरी है, जब हम सिर्फ डायबिटीज़ के केस की बात करें। मैडम देखिए, अब छिलका सिर्फ अगर एप्पल की बात करें, अब मैं कोई बोले कि नहीं बनाना छिलके के साथ खाना है तो डेफिनेटली मैं मना ही करूँगी, क्योंकि बनाना तो छिलका हटाकर ही खाया जाता है। लेकिन एप्पल के केस में एप्पल अनटिल एंड अनलेस जो ओल्ड एज है, जिनको उसका पील या छिलका चबाने में प्रॉब्लम हो रही है, या छोटे बच्चे हैं छिलका नहीं चबाया जाता है, तो उसके लिए तो हम बोलेंगे कि चलो ठीक है, उनके पैलेटेबिलिटी के लिए कि ठीक से वो खा सके तो छिलका हटा लेना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली एप्पल विद इट्स पील, एप्पल विद इट्स छिलका इज रिकमेंडेड इन डायबिटीज, क्योंकि वो छिलका है वो बहुत गुड सोर्स ऑफ फाइबर आने वाला है, उसमें पेक्टिन एक बहुत अच्छा वो है, तो आप क्यों छिलका हटा रहे हो? यू शुड टेक इट एज अ होल। इफ यू आर एबल टू च्यू इट, अगर आप उसको चबा पा रहे हो, उसको खा पा रहे हो, तो आप उसको छिलके के साथ ही खाइए। और इट इज नॉट विद द केस ऑफ डायबिटीज, इट इज विद द केस इन एनी कंडीशन। आप एप्पल ले रहे हो, टेक इट विद द पील, उसे मत हटाइए आप। जी, अब आपने फ्रूट और फ्रूट्स और बेरीज की बात की आपने, कि आप एप्पल और बेरीज लगभग दिन में 2 बार आप खा सकते हैं। Yes. कोई ये रिकमेंडेड नहीं है कि आपको सुबह ही खाना है। लेकिन डायबिटीज़ के केस में एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, आप खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो तो ज़रूरी है, लेकिन कितनी मात्रा में और कितनी बार खा रहे हैं ये भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मैम आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, डायबिटीज़ में एक प्रॉब्लम होती है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या होता है ना, उसका सारा ग्लूकोज क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसको एनर्जी देने वाला होता है, और उसको अंदर जाने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंसुलिन हार्मोन देता है। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है, वो शुगर सेल्स के अंदर जाता नहीं, वो बाहर ब्लड में ही पड़ा रहता है, तो सेल्स वैसे भी भूखे मर रहे होते हैं। तो उनको क्या होता है ना, बार बार क्या खाने का लगता है डायबिटीज़ के पेशेंट को कि मुझे कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, क्योंकि यदि वो कुछ ना कुछ नहीं खाते जाएंगे तो क्या होगा ना, उनको स्टार्विंग होने, सेल्स स्टार्व करने लगेंगी, और वो किस में, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का कंटेंट कम होना। तो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि डिवाइडेड डोज में थोड़ा खाना है। लेकिन जैसे आयुर्वेद बोलता है, हमेशा हमें फोर्सफुल ईटिंग नहीं करनी है कि अगर 2 बजे तो 2 बजे ही खाना है। यू शुड ऑलवेज ईट वेन एवर यू फील हंग्री, द बॉडी विल गिव यू द सिग्नल। बॉडी आपको खुद बताएगा कि आपको कब खाना है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट में रिसर्चेस ने ये पाया है, और ये बहुत प्रूवन है, कि यदि हम डायबिटीज़ के कंडीशन में अपना टाइम ऑफ मील एक जैसा रखें, एक ही टाइम पे रखें, तो ग्लूकोज स्टेबिलिटी मिलती है हमको। तो डायबिटीज़ के पेशेंट इस बात का ध्यान रखें कि वो डिवाइडेड डोज में कम खाना खाएं, और एक उनका खाना खाने का जो टाइम होना चाहिए वो निश्चित टाइम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे गैप्स नहीं होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसके 5 घंटे बाद तक लंच ही नहीं ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं उसके 7-8 घंटे बाद तक डिनर ही नहीं ले रहे हैं। तो हमेशा अपना टाइम फिक्स रखें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपके मील्स के बीच में, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम शरीर की प्रकृति की बात करते हैं। 3 तरह की प्रकृति है, वात पित्त कफ। ऐसे में अगर कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो डायबिटीज़ तो नहीं जानती कि उस व्यक्ति की प्रकृति क्या है, लेकिन उस व्यक्ति की जो भी प्रकृति हो, डायबिटीज़ जब उसके शरीर में प्रवेश कर ले तो वो क्या एहतियात बरते अलग अलग प्रकृति का व्यक्ति, क्या वो इसे समझे कि हर प्रकृति के लिए इलाज अलग होगा, या इसी एक इलाज के साथ वो चल सकता है, इसी एक डाइट के साथ वो चल सकता है, ये आप ज़रूर बताएं। नहीं, जैसे आपने ये बोला कि डायबिटीज़ तो नहीं जानता कि मैं किस प्रकृति को हो रहा हूँ, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि प्रकृति ज़रूर जानती है कि मुझे डायबिटीज़ किसको ज़्यादा होगा। जैसे कि नॉर्मली 3 प्रकार की प्रकृति है, वात पित्त और कफ। तो कफ दोष जिसमें ज़्यादा है या जिसकी कफज प्रकृति है उसको डायबिटीज़ होने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, डायबिटीज़ का जो मुख्य कारण बताया है हमारे आचार्य ने, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बताई है। और जो कफ दोष होता है उसकी काम ही होता है कि वो बॉडी के अंदर आलस, लेथार्जी और बहुत धीरे धीरे काम करना, हमेशा आराम से रहना, तो वो लोग वैसे भी प्रोन है डायबिटीज़ होने के। एज़ कम्पेयर टू वात, एज़ कम्पेयर टू पित्त, जो कफ प्रकृति के पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उनको थोड़ा सा पहले से ही शुरुआत में ही इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी कफ प्रकृति है तो मुझे चांसेस है कि मुझे आगे जाकर ये वाली बीमारी होनी है। तो कफ प्रकृति का जो पेशेंट है पहले से ही अपने आप को विजिलेंट रख ले, अवेयर रख ले कि मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी है। वो सब चीज़ें क्या नहीं करनी, वो जो कारण है डायबिटीज़ होने के, मुझे उन चीज़ों से कंपैरेटिवली वात और पित्त पेशेंट के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रोन हूँ डायबिटीज़ होने में। और रही बात वात पेशेंट या वात प्रकृति या पित्त प्रकृति या कफ प्रकृति, डेफिनेटली डायबिटीज़ के कंडीशन में भी इन दोषों के आधार पर डाइट मॉडिफाई होता है, डाइट मॉड्यूलेट होता है।
लेकिन इन जनरल यदि हम बात करें तो एक बार डायबिटीज़ हो गया है तो जो जनरल प्रोटोकॉल्स हमने बताए हैं, जो जनरल हमने वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बताए हैं, उसको तीनों प्रकृति के पेशेंट फॉर द टाइम बिंग ले सकते हैं। बट देन अगेन दे हैव टू सी कि उनका शुगर कितना स्पाइक हो रहा है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ होता है तो सबसे पहले वो करने लगते हैं, वो अपना शुगर मॉनिटर करने लगते हैं। वो बहुत, उनको पहले से पता हो कि उनके पास एक ग्लूकोमीटर होता है घर में और वो बहुत अपना शुगर मॉनिटर करते हैं। तो देखिए, हर इंसान के लिए ही ज़रूरी होता है कि वो ये चीज़ देखे कि मुझे कौन सा खाना सूट कर रहा है या किसको खाने से मुझे शुगर स्पाइक हो रहा है। दैट पर्सन विल टेल। बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि उससे मुझे शुगर स्पाइक नहीं हो रहा हो लेकिन दूसरे इंसान को हो रहा हो, तो उसके आधार पर आपका शुगर कितना बढ़ रहा है वो आपको डिसाइड करना है। और उसके आधार पर फिर जो हमने ये लेना, इसमें से मुझे कौन सा लेने से शुगर होना, तो मुझे ये नहीं लेना है। इट्स एज सिंपल लाइक दैट। मैं बहुत कम शब्दों में समझना चाहूँगी, आयुर्वेद शुगर को कैसे देखता है? अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हमें शुगर को समझना हो, डायबिटीज़ को समझना हो, तो कैसे समझें? बेसिकली आयुर्वेद में जो डायबिटीज़ है वो मधुमेह के अंदर समझा गया है, ठीक है। और यदि मैं क्लियरली बोलूं तो मधुमेह वातज प्रमेह का एक टाइप होता है। और वातज प्रमेह जो है उसमें मधुमेह को सीधे बोल दिया कि एक याप्य व्याधि है। याप्य व्याधि वो होती है जो कि एक बार यदि हो गई ना तो वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। अगर आपको ठीक करना है तो उसको कैसे ठीक करना है? पथ्य और अपथ्य से। पथ्य मतलब द वन विच इज़ बेनिफिशियल टू यू, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। और अपथ्य, चाहे वो आहार हो चाहे वो लाइफस्टाइल है, उसको आपको हटा देना है। तो एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको अलर्ट हो जाना है कि अब आपके पास डायबिटीज़ आ चुकी है। तो अब आपको अपना खान पान में, आपके आहार में, आपके विहार में और आपकी आदतों में, मैं इन एंड ऑल में बोलूँ, उससे आपको बहुत अलर्ट रहना है। तो आयुर्वेद में मधुमेह जो व्याधि बोली गई वो याप्य व्याधि हो गई। कहने का मतलब अगर मधुमेह एक बार हो गया है, प्रमेह अनुषंगी नाम, यदि एक बार वो हो गया है तो फिर वो बहुत मुश्किल से जाएगा। पर जाएगा ज़रूर। कैसे जाएगा? जब आप अपने खाने पीने की आदतों में, आपके लाइफस्टाइल में परिवर्तन करोगे। क्योंकि ये तो अब बातें सामने आई है रिसर्चेस में कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, ईटिंग हैबिट्स खराब हो गई है, प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा लेने लगे, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा लेने लगे, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है और डायबिटीज़ होने लगता है, पैनक्रियाज काम करने। लेकिन ये पहले आचार्यों ने बहुत सिंपल शब्दों में बोल दिया कि जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और जिसका खान पान ठीक से नहीं है वो डायबिटीज़ के लिए तैयार रहे कि उसको होने ही वाला है। मैम, द फूड शो में, द हेल्दी प्लेट में हम बात कर रहे हैं खाने की, लेकिन जब हम बात करें किसी डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए खाने की, तो आपको क्या लगता है, क्या सही खाने से शुगर कंट्रोल में रह सकता है? शुगर कंट्रोल में रहता है खाने से। और जैसे कि मैं बातों ही बातों में एक चीज़ बहुत मिस कर दिया कि जैसे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म पे कि जो फेनुग्रीक है, जो दाना मेथी जो होता है, वो बहुत अच्छा सोर्स है शुगर को कंट्रोल करने में। रिसर्चर्स ने बता दिया है कि करक्यूमिन जो कि हरिद्रा में, हल्दी में होता है, वो आप इंक्लूड करो, ठीक है। तो दाना मेथी होगी, हल्दी होगी। जैसे नॉर्मली हम डायबिटीज़ के पेशेंट को बोलते हैं कि आपको दूध नहीं लेना है, लेकिन दूध अगर नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा? तो यदि आपको दूध लेना भी है तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि दूध आप रात में लो, सुबह नहीं लो। रात में दूध ले लो तो उसमें 2 चुटकी हल्दी डाल दिया, उससे आपका बहुत ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा। फेनुग्रीक हो गया, दाना मेथी हो गया, उसको रात में 1 ग्लास पानी में भिगोया, उसके पाउडर को सुबह उसको ले लिया, तो आप देखोगे जामुन है, ये ऐसे बहुत, मतलब आयुर्वेद में इतनी सारी वंडरफुल सिंगल हर्ब्स है जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में और शुगर को रेगुलेट करने में, मैं रेगुलेट वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि रेगुलेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सिर्फ कंट्रोल नहीं करना, हमको रेगुलेट भी करना है उसको, तो उसमें बहुत हेल्पफुल है। बिल्कुल। मैम, आपने ये तो हमें बताया कि आयुर्वेद में जो मधुमेह है वो क्या है, उसे कैसे कंट्रोल रख सकते हैं और डाइट कितना अहम रोल अदा करती है। अब क्योंकि बहुत से दर्शक अभी आपको सुन रहे होंगे तो वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मॉर्निंग टू इवनिंग हम लोग क्या डाइट अपनाएं, हमारी थाली में क्या आए और हम कितने अंतराल में क्या खाएं कि हम हेल्दी जीवन बिताएं। तो आप क्या टिप देना चाहेंगी सबको? तो जैसे मैंने बताया कि सुबह उठते से ही आप फेनुग्रीक वाटर, रात भर में जो दाना मेथी का पाउडर 1 ग्लास पानी में जो आपने भिगो के रखा है उस पानी को लेना है और दाना मेथी भी वो ले लेनी है साथ में। आप एक आंवला ऐड कर सकते हो ब्रेकफास्ट में। उसके साथ में आप यदि ब्रेकफास्ट ले रहे हो तो इट शुड बी फुल ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें स्प्राउट्स ले सकते हो आप क्योंकि वो फाइबर भी होगा, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी होगा। आप मूंग दाल चीला हो गया, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप बेसन का चीला हो गया, आप वो ले सकते हो। इसके साथ में आप कोकोनट चटनी ले सकते हो, ग्राउंडनट चटनी ले सकते हो। तो ये आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब यदि फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स लेना है तो आप ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद फ्रूट ले सकते हो। और वही आपको याद रखना है कि आपको फ्रूट लेना है तो आपको होल फ्रूट लेना है, आपको फ्रूट जूस नहीं लेना है। लंच की बात करें तो लंच में आप वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स मैंने बताई हैं आपको, वो वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। सॉर्टेड होनी चाहिए। कोशिश करें कि उसमें आप थोड़ा सा जिंजर
और गार्लिक का छौंक लगा के ले। सैलड में आप लेंगे तो भी आप कोशिश करें कि उसको आप बॉइल्ड लीजिए, जिसमें आप कुकुम्बर ऐड कर सकते हो, टमाटो ऐड कर सकते हो, ज़ुकीनीज़ ऐड कर सकते हो। और रोटी अगर आपका है आदत तो रोटी में आप ले सकते हो होल ग्रेन से बनी हुई रोटियां, जिसमें बाजरा, चना, रागी, और साथ में आप ले सकते हो थोड़ा बहुत चावल, लेकिन मेक श्योर करें कि वो चावल मांड निकला हुआ हो और उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो, क्योंकि हम पेशेंट्स को देखते हैं कि एकदम चावल मना करते तो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। तो जो ब्राउन राइस होती है उसको आप लंच में ले सकते हो। इवनिंग स्नैक्स में आप फ्रूट्स ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर करिए कि आपके जो फ्रूट्स है उसकी 2 सर्विंग से ज़्यादा फ्रूट्स आप ना लें, और वो भी होल फ्रूट लें। आप ड्राइड जो नट्स होते हैं आप वो ले सकते हो, जिसमें आप आलमंड्स ले सकते हो, अखरोट ले सकते हो, ठीक है। कोशिश करो कि आप जो ड्राइड जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि डेट्स हो गया या किशमिश हो गया, इसको ना लीजिए, क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट वास्तव में बहुत ज़्यादा होता है। यदि उसको लेते हैं तो उससे शुगर बहुत जल्दी स्पाइक होती है। डिनर कोशिश करें कि सोने के 3 घंटे पहले आप ले लें, और बहुत लाइट होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को हमें बहुत हैवी खाना भी नहीं देना है। एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में नॉर्मली रिकमेंड करते हैं पनीर, तो पनीर यदि आपको लेने की आदत है तो आप होल फैट वाला जो पनीर है वो ना लें और होममेड पनीर ही लें। और पनीर को भी बहुत फ्रीक्वेंटली ना लें, एक वीक में 2 या 3 बार इट्स इनफ। तो इस तरीके से आप अपनी एक हेल्दी प्लेट डिज़ाइन कर सकते हो डायबिटीज़ की कंडीशन में। क्या देसी घी का प्रयोग जो है वो किया जा सकता है? जैसे मैंने बोला रात में आप दूध ले सकते हो, तो अगर वो होममेड है, काऊ मिल्क से बना हुआ घी है तो आप ले सकते हो। रात में अगर आप दूध ले रहे हो तो उसमें 2 चुटकी हल्दी और उसके बाद 1 चम्मच गाय का घी आप डालिए। उसके बाद देखिए कि इट विल डू वंडर्स। दूध के साथ में यदि आप 1 चम्मच घी लेते हो तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, और दूसरी बात आपकी इम्यूनिटी बहुत बिल्डअप होगी, जो कि डायबिटीज़ के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको बनानी। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निकिता। आपने, मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याओं का निदान आपने बता दिया और बहुत से कन्फ्यूजन्स का आज हल हो गया कि अगर कोई डायबिटीज़ से जूझ रहा है तो वो अपनी प्लेट में क्या कुछ शामिल कर सकता है। और आप सभी को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के लिए भी आदर्श थाली है। आप मोटे अनाज का प्रयोग कीजिए, श्री अन्न का प्रयोग कीजिए, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए, सीमित फल लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार, लेकिन आपको पूरा का पूरा फल लेना है। फ्रूट जूसेस का आपको इस्तेमाल नहीं करना। कम मीठा और प्रोसेस्ड को बिल्कुल ना कह दीजिए। नियमित समय पर भोजन कीजिए, थाली में संतुलन रखिए, शुगर पर नियंत्रण अपने आप बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निकिता हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी को ये टिप देने के लिए कि हेल्दी जीवन के लिए हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अंत में यही कहना चाहूँगी, डायबिटीज़ में डर नहीं, अनुशासन ज़रूरी है। खाने का समय उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना। तो सही डाइट लीजिए ताकि बेहतर नियंत्रण बना रहे और आप ज़िंदगी जिएं हेल्दी और स्वस्थ और हमेशा खुश रहें। इसी बात के साथ कि अपना जीवन हेल्थ की ओर बढ़ाइए, अपना कदम हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ाइए और सदा खुश रहिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।